हेलो फ्रेंड, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टार्ट सन क्लास दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आगे देखने वाले क्लास 10 का हिस्ट्री में, और ये हमारा दोस्तों पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट में बता दूं कि दोस्तों ये जो आपका है जो टॉपिक आज का इटली के एकीकरण में मेजनी और काउंट काबूर तथा गैरीबाल्डी का एग्जाम, ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अलग अलग करके पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या एग्जाम था, ये 4 मार्क्स में अलग आते हैं। कभी आपसे ये पूछता है कि इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या एग्जाम था, कभी आपसे ये पूछता है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का क्या एग्जाम था, और कभी कभी आपसे 2 का भी पूछ देता है। तो आप शॉर्ट करके थोड़ा लिख लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेजनी से। सबसे पहली बात कि मेजनी कौन थे? तो मेजनी एक साहित्यकार और युग सेनापति थे। मेजनी जो थे एक आपका साहित्यकार थे, मतलब लिटरेचर लिखने वाले थे, साहित्यकार, और क्या थे? युग सेनापति थे। इनमें आदर्शवादी गुण था वो बहुत ज्यादा था, और व्यवहारिक गुण कम था। आपने 2 बात सुना। क्या सुना? कि मेजनी जो थे ये एक साहित्यकार और योग्य सेनापति थे, और इनमें आदर्शवादी गुण बहुत ही ज्यादा था, लेकिन व्यवहारिक गुण बहुत कम था। मतलब पढ़ाई लिखाई वाला ज्यादा गुण था, ठीक है, किसी का आदर्श पर चलते थे, लेकिन जो समाज का जो सामाजिक जो गुण था, व्यवहारिक जो गुण था, वो क्या था? कम था। फिर मेजनी जी 1831 में यंग इटली की और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किए थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यंग इटली की स्थापना कब हुई? 1831 में किसने की थी? तो मेजनी। और यंग यूरोप की स्थापना भी कब हुई? 1834 में, और किसने की थी? तो मेजनी ने। फिर मेजनी जी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। तो चलिए इतनी बात को मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ। मेजनी जी कौन थे? तो एक साहित्यकार और युग सेनापति थे। इनमें आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा और व्यवहारिक गुण कम थे। ये 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना किए, और इनका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। बार बार पूछे जाने वाला सवाल है कि कार्बोनरी संगठन का संबंध किससे था? तो मेजनी था। या मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी संगठन से था। फिर आगे चलकर मेजनी ने संपूर्ण इटली को गणराज्य बनाना चाहते थे। संपूर्ण इटली को मेजनी क्या बनाना चाहते थे? गणराज्य बनाना चाहते थे, मतलब राज्य, छोटा छोटा राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन पोप जो है इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था। जो पोप था वो इटली को क्या बनाना चाहता था? धर्म राज्य बनाना चाहता था। और जो सार्डिनिया पाउंड पिडमाउंट थे, पिडमाउंट जो शासक थे वो चार्ल्स, पिडमाउंट का जो नया शासक था वो था चार्ल्स एल्बर्ट। वो कौन थे? चार्ल्स एल्बर्ट। चार्ल्स एल्बर्ट सभी प्रांतों का विलय चाहता था। एक आदमी जो है गणराज्य बनाना चाहता है, एक आदमी धर्म राज्य बनाना चाहता है, और एक आदमी सभी प्रांतों का विलय चाहता है। तो गणराज्य कौन बनाना चाहते थे? आपके मेजनी। और धर्म राज्य पोप बनाना चाहता था। और जो आपका सभी प्रांतों का विलय चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था। चार्ल्स एल्बर्ट कौन था? पिडमाउंट का नया शासक था। ठीक है, ये पिडमाउंट का दोस्तों शासक था। फिर आगे चलकर क्या होता है कि जो ऑस्ट्रिया है वो इटली पर आक्रमण करता है, इटली पर अटैक करता है। ऑस्ट्रिया इटली पर क्या करता है? अटैक करता है, आक्रमण करता है, और चार्ल्स एल्बर्ट को हरा देता है। चार्ल्स एल्बर्ट का हार देता है। अब चार्ल्स एल्बर्ट जब हारता है तो ऐसे में मेजनी भी आपका हार जाता है, और वो आपका इटली से वापस चल जाता है। फिर आगे चलकर सार्डिनिया और पिडमाउंट, सार्डिनिया पिडमाउंट का जो नया शासक बनता है वो है विक्टर इमैनुअल। कौन दोस्तों? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल एक राष्ट्रवादी शासक थे, और यह अपने कूटनीतिक के सहायता से इटली के एकीकरण का प्रयास करते हैं, और इटली का एकीकरण होता भी है। और इन्होंने विक्टर इमैनुअल क्या करते हैं? काउंटर काबूल को अपना पीएम बनाते हैं। किसको पीएम बनाते हैं? काउंटर काबूल को। दोस्तों आप इतना पहले एक बार फिर से सुन लीजिए, और आपका इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मेजनी एक साहित्यकार और योग्य सेनापति थे। इनमें आदर्शवादी गुण बहुत ज्यादा और व्यवहारिक गुण कम थे। और 1831 में यंग इटली की और 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किए। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, और मेजनी संपूर्ण इटली को गणराज्य बनाना चाहता था। पोप इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था, और सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट जो है सभी प्रांतों का विलय चाहता था। आगे चलकर ऑस्ट्रिया इटली पर आक्रमण करता है और चार्ल्स एल्बर्ट को हरा देता है। फिर सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल आता है, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता होता है, और ये इटली के एकीकरण का प्रयास करता है। और विक्टर इमैनुअल जो है काउंट काबूर को अपना पीएम बनाता है, इटली का पीएम दोस्तों बनाता है। तो इनका बहुत एग्जाम था दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ये काउंटर काबूर पहली बात ये कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता थे। काउंटर काबूर जी जो थे वो कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता थे।
और यह इटली के एकीकरण में राष्ट्रीय को बाधा मानते थे। ये भी बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि काउंटर काबुल इटली के एकीकरण में किसे बाधा मानते थे, तो ऑस्ट्रिया को बाधा मानते थे। पहली बात, ये कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता है, और दूसरी बात यह है कि काउंटर काबुल इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को अपना बाधा मानते हैं। अब ये ऑस्ट्रिया को बाधा मानते हैं, तो इस ऑस्ट्रिया को हराने के लिए ये फ्रांस से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फ्रांस से क्या कर लेते हैं? फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और आगे चलकर 1853 से 54 की जो क्रीमिया युद्ध होती है, उस क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के तरफ से लड़ते हैं। फ्रांस की तरफ से क्या होता है, काउंट काबुल जो है अपने सेना को उतारते हैं, और फिर ये जो आपका फ्रांस जीत भी जाता है इस युद्ध को। उसके बाद क्या होता है कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन होती है, और इस सम्मेलन में फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट, यानी कि पीडमाउंट दोस्तों कहा था इटली को बुलाया जाता है, और इसमें काउंट काबिल की बहुत तारीफदारी की जाती है, ठीक है ना, महंता उसका बढ़ जाता है। फिर 1859 से 1860 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के सीमा विवाद के कारण क्या होता है, युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में जो है किसके बीच होता है, तो दोस्तों ऑस्ट्रिया और क्या है आपका इटली। तो होता है क्या दोस्तों कि इसमें इटली के साथ फ्रांस भी इसका दोस्ती निभाता है, क्योंकि वहां पर निभाया था, ये भी दोस्ती निभाते हैं, और यहाँ पर दोस्तों इटली जीत जाती है और ऑस्ट्रिया जो है हार जाता है। और इस प्रकार जो है काउंट काबुल इटली के एकीकरण में अपना योगदान निभाया था। फिर 1860 से 61 में काउंट काबुल ने रोम को छोड़कर उत्तर और तथा मध्य इटली के परमा और मुन्ना टस्कनी को क्या करता है, मिला लेता है। मध्य इटली मतलब परमा, मुन्ना और टस्कनी। पूछे मध्य इटली में कौन कौन आता था, परमा, मुन्ना और कौन दोस्तों, टस्कनी को क्या करता है, मिला लेता है। और इस प्रकार काउंटर काबुल इटली के एकीकरण में अपना योगदान निभाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको यही बताया कि काउंट काबुल एक कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता थे, और यह इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को बाधा मानते थे, और ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस से फ्रेंडशिप कर ली। और 1853 से 1854 के क्रीमिया के युद्ध जो हुआ था, उसमें फ्रांस की तरफ से लड़ा था। फिर पेरिस के शांति सम्मेलन में क्या हुआ कि पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पीडमाउंट यानी इटली को बुलाया गया, और फिर आगे चलकर 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के सीमा विवाद के कारण युद्ध हो जाता है, और इस युद्ध में इटली की तरफ से फ्रांस भी दोस्ती निभाता है, और ऑस्ट्रिया हार जाता है और इटली का जीत जाती है। फिर 1860 से 61 में काउंटर काबुल ने रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली परमा, मोडना और टस्कनी को इटली में क्या करता है, मिला लेता है। और इस प्रकार इटली का एकीकरण में जो काउंट काबुल थे वो बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। क्या योगदान था, तो यह एक क्रांतिकारी और पेशे से नाविक थे। यह क्या थे दोस्तों, क्रांतिकारी और क्या थे, पेशे से नाविक थे। कई बार पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, तो आप याद रखना कि नाविक थे। पेशे से क्या थे, नाविक थे। और ये मेजनी के विचार का समर्थन करते थे, परंतु बाद में ये काउंटर काबुल के प्रभाव में आ जाते हैं और उसका रूलों का पालन करते हैं। तो ये मेजनी के विचार का क्या करते, समर्थन करते थे। आगे तो इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर इन्होंने आक्रमण किया। गैरीबाल्डी थे, इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर क्या किया, आक्रमण किया। काहे आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ पर जो था ना, बुर्बो राजवंश का वंश चलता था, ठीक है ना, राज चलता था, तो इसलिए आक्रमण किया। और उसके बाद यहाँ की जो जनता थी वो बुर्बो राजवंश से तंग आकर इनके समर्थन कर, मतलब इनका सपोर्ट करना। अच्छा आदमी सबको अच्छा लगता है भाई साहब, ठीक है। तो वही बात थी कि गैरीबाल्डी जो थे क्रांतिकारी और पेशे से नाविक थे, और इनका ये मेजनी के विचार का समर्थन करते थे, और इन्होंने इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ पर बुर्बो राजवंश का शासन चलता था, जो कि निरंकुश शासक थे। अब जो यहाँ की जो जनता थी वो इसे बुर्बो वंश से तंग आकर क्या किया, गैरीबाल्डी के समर्थन करने लगे, उसको फॉलोअर्स बन गए। फिर 1862 में क्या हुआ, इन्होंने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। रोम पर क्या किया, आक्रमण की योजना बनाई। तो काउंटर काबुल ने इस योजना को अस्वीकार किया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों का जो ना गैरीबाल्डी और काउंटर काबुल का जो है और जो माइंड सेट है एक जैसा नहीं था, दोनों का अलग अलग था। लेकिन बाद में काउंटर काबुल जो है गैरीबाल्डी की बातों को मान लेते हैं, ठीक है। आगे चलकर फिर है क्या, जो गैरीबाल्डी थे अपने पूरे जीवन जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। तो इसलिए इसके जीवनी को लाला लाजपत राय ने भी लिखी है। तो गैरीबाल्डी के जीवनी को किसने लिखा है, तो आप याद रखना लाला लाजपत राय ने। कौन लिखे, लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना। तो फिर से एक बार सुन लीजिए
कि गैरिबाल्डी क्रांतिकारियों और पेशे से नाविक थे। मेजनी का विचार जो है, ये विचार के समर्थन करते थे, परंतु काउंटर काबूल के प्रभाव में थे। इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर इन्होंने आक्रमण किया और यहाँ की जनता को बुर्बो राजवंश से जब तंग आकर इनके समर्थन में वो जनता भी आ गई। और 1862 में इन्होंने रोम पर आक्रमण का योजना बनाया। फिर इनके जीवनी की जो बात है, लाला राजपत राय ने क्या किया है, लिखा है। आपसे पूछा जाएगा कि गैरिबाल्डी की जीवनी को है भारत में कौन लिखा है, तो लाला राजपत राय ने। फिर 1862 में दुर्भाग्यवंश काउंट काबूर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखना, काउंट काबूर की जो मृत्यु है वो कब हो जाती है, तो 1862 में हो जाती है। फिर 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध होता है। फ्रांस और प्रसा क्या होता है जी, युद्ध होता है। तो इस युद्ध में जो है आपका गैरिबाल्डी नहीं आते हैं, क्योंकि ये उधर है। अब इसका फायदा वो उठाते हैं। तब पोप ने क्या करता है, अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लेता है। वेटिकन सिटी के किले में क्या था जी, बंद कर लेता है। अब ऐसे में जो गैरिबाल्डी थे वो इसका फायदा उठाते हैं। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर, जो विक्टर इमैनुअल थे, पूरा नाम विक्टर इमैनुअल ने पोप को छोड़कर, जो शासक थे आपके, तो पोप के राजमहल को छोड़कर रोम को इटली में क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो पूछा जाएगा इमैनुअल ने पोप को छोड़कर किसको इटली में मिला लिया, तो रोम को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण जो है मेजनी, काउंटर काबूल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेता के कारण और शासक विक्टर इमैनुअल के सहयोग से क्या होता है दोस्तों, कि इटली का एकीकरण जो है संभव होता है। तो इटली का एकीकरण में ज्यादातर योगदान किनका है, तो मेजनी का, काउंटर काबूल का और गैरिबाल्डी का। और शासक कौन सा दोस्तों, तो विक्टर इमैनुअल का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों मैंने कहा कि अलग अलग ये पॉइंट पूछे जाते हैं, और आपसे मैं अनुग्रह करता हूं कि कम से कम दोस्तों 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।